अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी के क्रोमोसोम एंड डीएनए चैप्टर की एक और न्यू वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को जिक्र करने वाले हैं कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो किस तरह से अंजाम पाता है। इससे पहले हम जेनेटिक कोड्स के हवाले से जिक्र कर चुके हैं, थोड़ा सा ट्रांसक्रिप्शन का हमने बताया भी था। इसको आज हम मज़ीद कंटिन्यू करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो इसके अंदर कॉपी किया जाता है डीएनए को। डीएनए का खास टुकड़ा जो है सिर्फ वही कॉपी किया जाएगा, मुकम्मल डीएनए को कॉपी नहीं किया जाएगा। तो डीएनए का एक खास हिस्सा कॉपी किया जाएगा, उस हिस्से को कॉपी किया जाएगा जिसे कि अगर ये हमारे पास डीएनए मौजूद है, इस डीएनए का ये हिस्सा कॉपी किया जाएगा और जो चीज़ बनेगी वो चीज़ होगी हमारे पास आरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए। तो डीएनए के एक खास टुकड़े को कॉपी किया गया और उसमें से बनाया जाएगा मैसेंजर आरएनए। इस मैसेंजर आरएनए के पास वो सारी डीएनए की इंफॉर्मेशन मौजूद होगी। इसके बाद से लिखा हुआ है कि इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस वगैरह होंगी। मिसाल के तौर पर सारा का सारा डीएनए कॉपी नहीं किया जाएगा, सिर्फ वो पर्टिकुलर हिस्सा जो है कॉपी किया जाएगा। मिसाल एक दी गई है, मिसाल के तौर पे हेयर फॉलिकल की बात हो रही है। हेयर फॉलिकल में से हेयर बाहर निकलता है और हमें मालूम है कि हेयर जो है ये केराटिन प्रोटीन का बना हुआ है। अब हेयर फॉलिकल केराटिन को बनाएगा यानी कि बालों को बनाएगा। अब केराटिन को कैसे बनाएगा? हेयर फॉलिकल के अंदर जो डीएनए मौजूद होगा वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा प्रोटीन बनाएगा जो केराटिन प्रोटीन को बना सके। इस तरह से केराटिन जो है वो बाहर आता रहेगा। इसी तरह से हमारे मिसाल के तौर पर इंसुलिन के सेल्स हैं। इंसुलिन के सेल जो हैं बीटा सेल खास तौर पर, वो उनका डीएनए जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन को बना रहा होगा। तो इस तरह से हमारे पास जो डीएनए है, मुकम्मल डीएनए जो हमारे पास मौजूद है वो सारा का सारा हर सेल में यूज़ नहीं हो रहा। डीएनए का एक खास हिस्सा जो है उस सेल में यूज़ होगा। तो इस तरह से वो खास हिस्सा जो है जिसे हम जीन कह रहे हैं, सिर्फ वही जो है ट्रांसक्रिप्शन के दौरान इस्तेमाल में आएगा, सिर्फ उसी को कॉपी किया जाएगा। यही बात बयान की जा रही है कि ये प्रोसेस दूसरा तब होता है जब उसकी ज़रूरत होती है, वरना ये प्रोसेस जो है नहीं होगा। और डीएनए की दो कतारें हैं तो उसमें से सिर्फ एक कतार को इस्तेमाल किया जाता है। दो कतारें अगर हमारे पास होती है डीएनए की तो उसके बाद लिखा हुआ कि दोनों कतारें जो हैं एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं होती। मिसाल एक ये कतार है, इसके एक तरफ मौजूद है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। दूसरी कतार अगर डीएनए की होगी तो उसके अंदर अपोजिट बेसिस मौजूद होते हैं। एडेनिन की जगह पर यहाँ थाइमिन होगा, ग्वानिन की जगह पर साइटोसिन होगा, साइटोसिन की जगह पर ग्वानिन होगा और नीचे जो है एडेनिन होगा। तो दो कतारें जो हैं डीएनए की वो अपोजिट हैं। अगर इंफॉर्मेशन इसके पास है तो वो इंफॉर्मेशन इस टुकड़े के पास नहीं है। तो सिर्फ एक कतार जो है वही इस्तेमाल होगी, दोनों कतारें इस्तेमाल नहीं होने वाली। यही बात बयान की जा रही है कि जो हमारे पास कोड्स मौजूद हैं जो कि केराटिन प्रोटीन के लिए मौजूद होंगे वो सिर्फ एक कतार के पास मौजूद होंगे, तो दूसरी के पास मौजूद नहीं होंगे क्योंकि डीएनए की दोनों कतारें अलग अलग हैं। तो यहाँ पर बयान किया जा रहा है कि डीएनए की वो कतार जो इस्तेमाल हो रही है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन मौजूद है प्रोटीन बनाने के लिए, उसे हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहेंगे या एंटी सेंस स्ट्रैंड कहेंगे। और उसके अपोजिट में जो दूसरी स्ट्रैंड होगी उसे कोडिंग स्ट्रैंड कहा जाएगा या उसे जो है सेंस स्ट्रैंड कहा जाएगा। तो इस टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ यानी एंटी सेंस स्ट्रैंड के साथ जो है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है जुड़ता है और फिर ये मैसेंजर आरएनए को बनाता रहता है। मिसाल के तौर पर ये डीएनए की दो कतारें हैं तो इस एक कतार के साथ में ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ेगा और फिर 5 से 3 डायरेक्शन के अंदर जो है वो इस तरह से वो मैसेंजर आरएनए को बनाता हुआ जाएगा। इस पूरे प्रोसेस के ट्रांसक्रिप्शन के तीन हिस्से कहलवाएंगे। एक होगा शुरुआती हिस्सा जो कि होगा इनिटिएशन, दूसरा होगा जिसके दौरान स्ट्रैंड बढ़ाई जाएगी वो होगा इलोंगेशन, और तीसरा आखिरी हिस्सा होगा जो कि कहलवाएगा टर्मिनेशन। अगर हम सबसे पहले स्टेप की बात करते हैं जो कि इनिटिएशन, इस पहले स्टेप के दौरान ये होने वाला है कि आरएनए पॉलीमरेज जो है वो टेम्पलेट के साथ में जुड़ने वाला है यानी डीएनए की कतार के साथ जुड़ने वाला है। अब डीएनए की कतार है, उसकी कतार में जो इन्फॉर्मेशन है वो इस टुकड़े पे मौजूद है। होगा क्या कि इससे पहले ही आरएनए पॉलीमरेज जुड़ जाएगा। तो जीन से जो पहले का हिस्सा है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ रहा है उस जगह को कहा जाता है प्रोमोटर रीजन, जो कि स्टार्ट रीजन होती है जहां से ये पूरा प्रोसेस शुरू होने वाला है। ये कतार जो डीएनए की अनजिप होगी ये इस प्रोमोटर रीजन से ही अनजिप हो जाएगी। यहाँ से ये कतारें अलग अलग हो चुकी होंगी और आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर मौजूद होगा। फिर इस हिस्से से जो कि जीन का एग्जैक्ट लोकेशन होगा वहाँ से आरएनए की सिंथेसिस होना शुरू होगी। इस प्रोमोटर रीजन के हवाले से बात बयान की जा रही है कि जब हमारे पास एक डीएनए है उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है, उस स्टार्टिंग पॉइंट से ये पहले डीएनए की एक शॉर्ट सीक्वेंस है, यानी कि एक स्टार्टिंग पॉइंट है उससे थोड़ा सा पहले डीएनए की शॉर्ट सीक्वेंस जो है वो प्रोमोटर रीजन है जो कि 3 की डायरेक्शन में यानी कि पहले की तरफ मौजूद है।
आगे हम मजीद जिक्र करने वाले हैं कि जो प्रोमोटर रीजन होगी वहां पर खास तरह के डीएनए के बेसिस मौजूद होते हैं। जैसे कि अगर हम प्रोकैरियोटिक डीएनए की मिसाल लें, वहां पर दो तरह की प्रोमोटर रीजन होती हैं। एक जो होगी वो 10 सीक्वेंस पहले होती है और एक जो है 35 सीक्वेंस पहले मौजूद होती है। स्टार्टिंग पॉइंट से एक 35 सीक्वेंस पहले मौजूद होगी और एक जो है वो 10 सीक्वेंस पहले मौजूद होगी। अगर हम 10 सीक्वेंस पहले जाते हैं, वहां पर जो प्रोमोटर रीजन मौजूद है वो ये वाली मौजूद है, TA और जो 35 सीक्वेंस पहले मौजूद है, 35 बेसिस पहले मौजूद है, वो है ये वाली जिसके अंदर मौजूद है TTGACA। जैसे कि आप देख रहे हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है और इससे 10 सीक्वेंस अगर हम पहले चले जाते हैं तो ये वाली हमें प्रोमोटर रीजन देखने को मिलती है। अगर हम 35 सीक्वेंस पहले चले जाते हैं तो फिर हमें ये वाली देखने को मिलती है। तो इस तरह से दो प्रोमोटर रीजन जो है प्रोकैरियोटिक डीएनए के अंदर मौजूद होती है। यूकैरियोटिक डीएनए के अंदर भी इसी तरह से दो प्रोमोटर रीजन का जिक्र किया जा रहा है। जैसे कि एक है टाटा बॉक्स और दूसरा है कार्ट बॉक्स। अगर हम टाटा बॉक्स की बात करें तो वो 25 सीक्वेंस पहले आती है और अगर हम कार्ट बॉक्स की बात करें तो 70 सीक्वेंस पहले आती है। तो 25 सीक्वेंस पहले या 70 सीक्वेंस पहले ही जो है यहाँ से ही जो है ये जुड़ना शुरू होता है आरएनए पॉलीमरेज। इन दो कतारों को अलग अलग कर चुका होता है और फिर जुड़ करके टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ में जुड़ करके वो फिर आरएनए की शुरुआत करता है। यहाँ पर वो जुड़ चुका होगा और आगे से फिर इनको अनजिप करता हुआ 5 to 3 की डायरेक्शन में चलता हुआ वो आरएनए की फॉर्मेशन कराता रहेगा। यहाँ पर शॉर्टकट के बताया गया है कि मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक डीएनए मौजूद है और इसके अंदर ये वाला टुकड़ा जो है ये जीन मौजूद है। अब ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है जिसको इस्तेमाल होना है जहाँ से मैसेंजर आरएनए बनेगा। इसके अंदर स्टार्टिंग पॉइंट है और स्टार्टिंग पॉइंट से पहले जो है प्रोमोटर रीजन होगा। इस प्रोमोटर रीजन के साथ में ही आरएनए पॉलीमरेज जो है आकर के अटैच हो चुका है। आरएनए पॉलीमरेज अटैच होगा और इस हिस्से को अनबाइंड करेगा, यानी कि इन्हें अलग अलग कर देगा, जुदा कर देगा। यहाँ पर इन कतारों के हवाले से भी लिखा हुआ है कि जो कतार इस्तेमाल हो रही जिसमें से मैसेंजर आरएनए बनाया जा रहा है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड और उसके अपोजिट वाली नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलवाएगी। अब ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से मैसेंजर आरएनए जो है वो बनना शुरू हो जाएगा और ये जो कतारें हैं डीएनए की ये दोनों ही अलग हो चुकी होंगी। आरएनए पॉलीमरेज ही जो है ये इन दो कतारों को अलग करके मैसेंजर आरएनए को जोड़ने का काम करता है। यहाँ पर जैसा कि हमने जिक्र किया था कि यूकैरियोटिक डीएनए के अंदर एक कार्ट बॉक्स होता है और दूसरा टाटा बॉक्स होता है। ये हमारे पास जो है प्रोमोटर रीजन्स होती हैं। टाटा बॉक्स की बात करें जो कि 25 न्यूक्लियोटाइड पहले मौजूद है स्टार्टिंग पॉइंट से, वो ये वाला हिस्सा मौजूद है। अब प्रोमोटर रीजन के अंदर जो टाटा बॉक्स हमारे पास मौजूद है ये पहले का हिस्सा है। इसी के साथ में जुड़ने वाला होगा आरएनए पॉलीमरेज, इन हिस्सों को अलग अलग कर देगा और फिर यहाँ से जो है शुरुआत होगी, स्टार्टिंग पॉइंट से शुरुआत होगी मैसेंजर आरएनए की बनावट की। यहाँ पर कुछ मजीद नाम लिखे हुए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के हवाले से। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स दरअसल कुछ प्रोटीन होते हैं जिनका काम जो है इस आरएनए पॉलीमरेज को आकर के जोड़ना होता है। अब यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज के हवाले से 2 लिखा हुआ है। दरअसल आरएनए पॉलीमरेज 3 तरह के होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1 जो होगा वो राइबोसोमल आरएनए को बनाता है। इसी तरह से आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो मैसेंजर आरएनए को बनाता है और जो आरएनए पॉलीमरेज 3 होता है वो टीआरएनए को बनाने का काम करता है। तो आरएनए की तीनों किस्में जो है ये आरएनए पॉलीमरेज बना रहा है, लेकिन इनकी अलग अलग किस्में होती हैं। यहाँ पर एलोगेशन वाले जो पैराग्राफ है ये बहुत ही सिंपल है। एलोगेशन के अंदर यही बयान किया जा रहा है कि आरएनए पॉलीमरेज के जुड़ने के बाद जब आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर रीजन पे जुड़ा होगा वो डीएनए की दो कतारों को अलग अलग कर देगा, जिनसे पहले ही डीएनए की दो कतारें अनवाइंड हो चुकी होंगी। जब डीएनए की दो कतारें अलग हो चुकी हैं फिर वो आगे की तरफ बढ़ता रहेगा और जैसे ही वो आगे बढ़ता रहेगा स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचेगा, वहां से फिर वो आरएनए के बेसिस को जोड़ता रहेगा। 3 to 5 की डायरेक्शन में वो जा रहा होगा और फिर उन आरएनए के बेसिस को जो न्यूक्लियस में पड़े होंगे उनका इस्तेमाल करते हुए वो आरएनए पॉलीमर को बनाता जाएगा। तो इस तरह से आरएनए की एक बड़ी कतार जो है वो बनती रहेगी इस टेम्पलेट स्ट्रैंड में से। जो इसके अंदर बेसिस इस्तेमाल हो रहे हैं दरअसल वो सेम है हमारे पास, जैसे कि एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है। हाँ, बस थायमिन यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होगा। थायमिन की जगह पर यहाँ पर यूरासिल जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। तो इस तरह से बाकी सेम बेसिस जो है वो जुड़ते रहेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ये डायरेक्शन जो है 3 से 5 की डायरेक्शन है। आरएनए का यहाँ पर डायरेक्शन जो है 3 होगा और इस तरफ आरएनए का 5 होगा, लेकिन जो डीएनए है उसकी डायरेक्शन यहाँ पर जो है वो 3 है और दूसरी तरफ इसकी जो डायरेक्शन है वो 5 की है। तो 3 से 5 की डायरेक्शन में ये आरएनए पॉलीमरेज जा रहा है और आरएनए के बेसिस को जोड़ता हुआ जा रहा है।
अब यहाँ पर एक और चीज़ आप देख रहे हैं कि ये आरएनए का एक छोटा सा टुकड़ा जो है अटैच हुआ पड़ा है, बाकी का टुकड़ा जो है वो स्लिप हो रहा है, वो नीचे आ रहा है, वो अनबाइंड हो रहा है। ये ऐसे ही होता है कि तकरीबन 10 तक का पेयर जो है वो बना रहता है, उसके बाद का जो टुकड़ा होता है वो नीचे की तरफ आ जाता है। इसे हम टेल ड्रिफ्ट कह रहे होते हैं। यही बात लिखी हुई कि आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आरएनए न्यूक्लियोटाइड को आरएनए की स्ट्रैंड में जोड़ता रह रहा है, मतलब कि एक न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस बनती जा रही है, उसके अंदर और बेसेस आ जाते हैं। लेकिन ये कतार जो है, ये डीएनए का ये पुरानी कतार जो है ये जुड़ी नहीं रहेगी, ये अलग हो जाएगी डीएनए में से। तो इस तरह से ये नीचे की तरफ हमें दिखती हुई नजर आएगी। 10 न्यूक्लियोटाइड के जुड़ने के बाद ये होगा कि जो आरएनए का मॉलिक्यूल है ये डीएनए में से सेपरेट हो जाता है और हमें जो है टेल जो है वो ड्रिफ्ट करती हुई नजर आती है। तो ये इलोगेशन का जो प्रोसेस है ये चलता रहेगा जब तक कि आरएनए पॉलीमरेज जो है टर्मिनेटर रीजन पे नहीं पहुंचता। एक और आखिरी हिस्सा होगा टर्मिनेटर रीजन, जहां पर ये इलोगेशन का प्रोसेस खत्म हो जाएगा। अब हम यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन के लास्ट स्टेप का जिक्र करते हैं, जो कि हमारे पास से टर्मिनेशन, यानी कि जब मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी। अब इसके बाद से लिखा हुआ है कि आरएनए पॉलीमरेज चलता रहेगा, मैसेंजर आरएनए को बनाता रहेगा, आरएनए बेसिस को वो जोड़ता रहेगा जब तक कि वो टर्मिनेशन रीजन तक नहीं पहुंचता। एक आखिरी हिस्सा होगा टर्मिनेशन रीजन, जहां पर पहुंचने के बाद ये मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस अब मजीद नहीं होने वाली। दो चीज़ें होंगी जब ये टर्मिनेशन रीजन पे पहुंचेगा। एक तो चीज़ ये होगी कि आरएनए का मॉलिक्यूल जो है वो डीएनए में से और आरएनए पॉलीमरेज इन दोनों से जुदा हो जाएगा। फिर उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज जो होगा वो भी डीएनए की टेम्पलेट से अलग हो जाएगा। ये दोनों ही, यानी कि आरएनए की लंबी कतार और आरएनए पॉलीमरेज दोनों ही डीएनए में से अलग अलग होने वाले हैं। तो इसके साथ ही जो है डीएनए आज़ाद हो चुका होगा और ट्रांसक्रिप्शन जो है वो खत्म हो चुकी होगी। अब डीएनए का कोई रोल नहीं है। अब ये जो स्ट्रैंड हमारे पास बनी है मैसेंजर आरएनए की, ये आगे जाकर के प्रोटीन को बनाने वाली है। अब सवाल ये बनता है कि टर्मिनेशन रीजन पर ऐसा क्या था कि जिसकी वजह से ये आरएनए का मॉलिक्यूल भी अलग हो गया और आरएनए पॉलीमरेज भी अलग हो गया। इसकी वजह यह है कि टर्मिनेटर रीजन पर हमारे पास बहुत सारे जो न्यूक्लियोटाइड मौजूद होते हैं वहाँ पर वो जी और सी की पेयर में मौजूद होते हैं। मतलब कि टर्मिनेटर रीजन पर जी, फिर सी, फिर सी, फिर जी, फिर जी, फिर सी, इस तरह से बहुत सारे बेसिस होते हैं। तो जब मैसेंजर आरएनए बनेगा वो भी सेम इसी के जैसा बनेगा, सी, जी, सी, और उसके बाद जो है फिर से सी, इस तरह से जो है वो सी, फिर जी। तो होगा ये कि ये जो मैसेंजर आरएनए होगा वो आपस में ही बाइंड होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सी और जी ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फोर्सेस इनमें जुड़ जाएगी, जिस वजह से हमें एक लूप नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। जीसी हेयरपिन इसको कहते हैं। इस जीसी हेयरपिन की वजह से आरएनए पॉलीमरेज को भी मुश्किल होगी और वो मजीद आरएनए नहीं बना पाएगा। तो एक ये वजह होती है जीसी हेयरपिन वाली। इसको थोड़ा सा हम आगे देखते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ सके। अब जैसे कि आपके सामने ये मैसेंजर आरएनए मौजूद है, ये मैसेंजर आरएनए के पास जो बेसिस होंगे वो तो सिंपल बेसिस होंगे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन वाले सारे मिक्स में होंगे। लेकिन जब ये एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां पर जी और सी बहुत ज़्यादा थे, तो एक कतार के पास जी और सी ज़्यादा हुए तो दूसरे के पास भी इसी तरह से जी और सी ज़्यादा हुए। इन दोनों की आपस में जो है वो पेयरिंग होना शुरू हो गई, जिस वजह से ये आपस में टुकड़े जुड़ गए और यहाँ पर मजीद आरएनए पॉलीमरेज को मुश्किल हुई। इस वजह से आरएनए पॉलीमरेज भी स्लो डाउन कर देता है और फाइनली स्टॉप कर देता है मजीद आरएनए को जोड़ने को। तो क्योंकि ये एक हेयरपिन के जैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसीलिए इसको हेयरपिन लूप या जीसी हेयरपिन कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।